नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की सबसे दमदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी हरिहर काका को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज का ये सेशन एक अल्टीमेट क्रोनोलॉजिकल गाइड है। हम कहानी के हर एक पहलू, हर एक ट्विस्ट को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि पूरा चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या धर्म और अपने सगे परिवार पर हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि मुश्किल वक्त में भगवान और अपने ही काम आते हैं, है ना? लेकिन हरिहर काका की कहानी हमारे इसी पक्के विश्वास को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। इस पूरे चैप्टर को हम 6 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, हरिहर काका और कथावाचक का रिश्ता। दूसरा, ठाकुरबारी यानी आस्था के पीछे का लालच। तीसरा, सगे परिवार का स्वार्थ। चौथा, वो दोहरा धोखा जो काका को मिला। पांचवा, काका का वो अटल फैसला। और आखिर में इस कहानी का दुखद अंत। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। हरिहर काका और कथावाचक का गहरा संबंध। आज अगर आप हरिहर काका को देखेंगे तो वो बिल्कुल खामोश हैं, अंदर से पूरी तरह टूटे हुए। लेखक बताते हैं कि बचपन में काका उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते थे और एक पिता से भी ज्यादा प्यार करते थे। बड़े होने पर दोनों बहुत पक्के दोस्त बन गए, जहां काका अपनी हर बात उनसे शेयर करते थे। लेकिन आज काका ने बोलना एकदम बंद कर दिया है। जरा सोचिए, उनकी हालत बीच समंदर में फंसी एक ऐसी नाव की तरह हो गई है जो भयंकर तूफान से जूझ रही है, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। यही रहस्यमयी खामोशी हमारी कहानी की असल शुरुआत करती है। अब आते हैं भाग 2 पर, ठाकुरबारी, जहां आस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लालच छिपा है। इस पूरी कहानी की जड़ में सिर्फ एक नंबर है और वो है 15। दरअसल हरिहर काका 4 भाई हैं और उनके हिस्से में 15 बीघे उपजाऊ जमीन आती है। काका की अपनी कोई संतान नहीं है, बस यही 15 बीघे जमीन इस पूरी त्रासदी की असली वजह है। गांव की जो ठाकुरबारी है, जो कभी एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वो आज लोगों की मन्नतों और चढ़ावे से एक विशाल मंदिर और सच कहूं तो एक बिजनेस सेंटर बन चुकी है। और ठाकुरबारी की मेहनत की पूरी नजर काका की इसी 15 बीघे जमीन पर टिकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, परिवार का स्वार्थ, अपनों का ही धोखा। अब असली बवाल शुरू कहाँ से होता है। एक दिन काका की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। सोचिए, काका अपनी जमीन की सारी कमाई अपने भाइयों के परिवार को देते थे, लेकिन जब बीमार होने पर उन्होंने कुछ अच्छा खाने की इच्छा जताई तो भाइयों की पत्नियों ने उन्हें क्या दिया? रूखा सूखा बचा हुआ चावल और थोड़ा सा अचार। ये काका के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अपमान था। गुस्से में आकर उन्होंने थाली सीधे आंगन में फेंक दी और घर से बाहर निकल गए। बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी कहानी में आग लगा दी। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, भाग 4, दोहरा धोखा। यहां आपको इंसान के पाखंड की चरम सीमा देखने को मिलेगी। एक तरफ ठाकुरबारी का महंत है जो काका के गुस्से का पूरा फायदा उठाता है। पहले तो खूब मीठी मीठी बातें करता है, बढ़िया खाना खिलाता है, लेकिन जैसे ही काका अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम करने से मना करते हैं तो महंत सीधे उनका अपहरण करवा लेता है। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर सादे कागजों पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ उनके सगे भाई, जो पहले तो पुलिस लेकर आते हैं, काका को महंत के चंगुल से बचाते हैं, उनके पैर पकड़कर झूठी माफी मांगते हैं। कुछ दिन घर में एकदम राजाओं वाली खातिरदारी होती है, लेकिन जब उन्हें भी जमीन नहीं मिलती तो वही सगे भाई आधी रात को हथियार लेकर आ जाते हैं और जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती अंगूठे के निशान लेते हैं। मतलब दोनों ही पक्ष बिल्कुल एक जैसे लालची और हिंसक साबित होते हैं। एग्जाम के लिए इस टाइमलाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पहले दिन क्या हुआ? घर पर अपमान। दूसरे दिन महंत ने उन्हें फुसलाकर किडनैप कर लिया। तीसरे दिन भाइयों ने पुलिस की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया। चौथे दिन घर पर मेहमानों जैसा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। लेकिन 5वें दिन खुद सगे भाइयों ने जमीन के लिए उन पर जानलेवा हमला कर दिया। और आखिरकार 6ठे दिन काका को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। इस साइकिल को दिमाग में बिठा लीजिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं भाग 5, काका का दृढ़ निश्चय, जीते जी जमीन नहीं। पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा लेसन है वो काका के इस एक डायलॉग में है। वो कहते हैं, जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं।
इसके बाद जीवन कुत्ते का हो जाता है, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। देखिए, हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दुनियादारी की समझ उनमें कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने गांव के उन लोगों को देखा था जिन्होंने भावुक होकर अपनी जमीन दूसरों के नाम कर दी थी, और उसके बाद उन्हें एक घूंट पानी पूछने वाला भी कोई नहीं बचा। वो समझ गए कि भाई जब तक जमीन मेरे नाम है तभी तक ये लोग मुझे पूछ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये पत्थर की लकीर वाला फैसला कर लिया कि चाहे जान चली जाए, वो जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। और सच कहूं तो इसी एक दृढ़ संकल्प ने उन्हें अंत तक जीवित रखा। और अब भाग 6, समाज की कड़वी सच्चाई और एक दुखद अंत। आज की सच्चाई बहुत ही भयानक है। काका अब पुलिस सुरक्षा में बिल्कुल अकेले रहते हैं और उनके आसपास के सभी लोग गिद्धों की तरह बस उनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। महंत को इस बात का अफसोस है कि उसने अंगूठे के निशान लेने के बाद काका को उसी वक्त क्यों नहीं मार डाला। दूसरी तरफ भाइयों ने मशहूर डाकू बुटन सिंह को सुपारी दे रखी है कि जैसे ही काका मरे जमीन पर कब्जा करवा देना। और तो और जो पुलिस वाले काका की सुरक्षा के लिए तैनात है ना, वो खुद काका के ही पैसों पर दोनों वक्त का शानदार खाना खा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई काका का अपना नहीं बचा। तो एग्जाम्स के नज़रिए से आपको किन बातों पर फोकस करना है? पहला, धर्म की आड़ में कैसे लालच पनपता है। दूसरा, हमारे संयुक्त परिवारों के गिरते हुए मूल्य और टूटते रिश्ते। तीसरा, समाज में बुजुर्गों का अकेलापन और उनका शोषण। और सबसे बड़ा पॉइंट, कैसे पैसा और भौतिकवाद खून के रिश्तों को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बस ये 4 मुख्य विषय याद रखिए, इस चैप्टर का कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब किसी समाज में पैसों का लालच, हमारी आस्था और हमारे पारिवारिक प्रेम दोनों पर हावी हो जाए, तो क्या उस समाज का नैतिक रूप से पतन होना तय नहीं है? हरिहर काका की यह रहस्यमयी खामोशी सिर्फ एक इंसान का दुख नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी परीक्षाओं के लिए डटे रहिए।